ना कुछ मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स आती हैं, ठीक है, कि इसमें हमारे पास वो पढ़ते हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं बाद में ना, पहले मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स को पहले डिस्कस कर लें। हाँ, अच्छा, अब देखना मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में हमारे पास बेसिकली आता क्या? इसमें देखो होता ये है कि आपके पास बॉडी में, ठीक है, बॉडी में कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन्स या कुछ हमारे पास मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारे पास फिर जो सिंड्रोम्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में बेसिकली हम बात ही करते हैं कि इसमें हमारे पास देखो होता ये है कि मेनली कौन से विटामिन होते हैं, इसमें आपके आते हैं मेनली फैट सोल्यूबल विटामिन आते हैं, और साथ एक विटामिन आता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, वो होता है हमारे पास विटामिन B12। ठीक है, ये आपके पास मेनली विटामिन होते हैं किसके अंदर, मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के अंदर। और फैट के अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं, A D E K, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के अंदर आपके पास आता क्या है। सबसे पहले याद रखना कि कोई भी बंदा जो सिम्टम्स लेके आएगा वो क्या लेके आएगा, सबसे सबसे ज्यादा बात कि वो आएगा, वो डायरिया के साथ आएगा। ठीक है, जो डायरिया की हिस्ट्री लेके के साथ आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो कहेगा 2 लीटर पर डे जो होगा उसको डायरिया होगा। और अगर हम बात करें 10 लीटर पर डे, तो फिर वो आपका कोई इन्फ्लेमेटरी या आपके पास कोई इन्फेक्शनल डिजीज हो जाएगी। वो मेल अब्जॉर्प्शन डिजीज में हम मेल 2 लीटर से ज्यादा बात करते हैं, लेकिन हम 10 लीटर तक बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहो कि डायरिया जो होगा वो उसको होगा 2 से लेके 5 लीटर पर डे तक। पहली चीज डायरिया होगा। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास वो जो होगा वो आपके पास वेट लॉस के सिम्टम्स के साथ आ सकता है। ठीक है, थर्ड चीज वो आपके पास स्टियाटोरिया के साथ आ सकता है। ये तीन का आप ट्रायंगल याद रखो कि आपके पास डायरिया विद वेट लॉस विद स्टियाटोरिया, ये तीन सिम्टम्स के साथ हमारे पास जो सिंड्रोम आता है वो हम उसे कहते हैं मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में मैंने एक बात ही कही। सेकंड चीज मैंने कहा कि आपके पास फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी और साथ हमारे पास विटामिन B12 की या मिनरल्स की या हमारे पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी, हम उसे कहते हैं मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब उसमें हमारे पास डिजीजेज आती हैं कुछ, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है सीलियक डिसीज। अच्छा, अब ये जो डिसीज है इसको जरा ध्यान से सुनना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के व्यू के लिहाज से, फिर उसके बाद हमारे पैथोफिजियो के लिहाज से, उसके बाद जो होता है ना इसमें कुछ एंटीबॉडीज के लिहाज से। अब सीलियक डिसीज होती क्या है, बेसिकली होता ही है कि आपके पास ऐसे लोग जो हमारे पास कौन सी, जो आपके पास वीट खाते हैं, ठीक है, जो आपके पास ग्रेन वगैरह, ग्रेन की टाइप कोई भी, यानी जो गंदम ज्यादा खाते हैं और एनिमल सोर्स प्रोडक्ट कम खाते हैं। मैं आपको एक बात वैसे बता दूं कि होता ही है कि आपके पास जो बंदा एनिमल सोर्स प्रोडक्ट कम खाता है उस बंदे में मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, इस बंदे में आपके पास अगर तो कोई पेशेंट आता है डायबिटीज के साथ, और डायबिटीज के साथ वो जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वीट खा रहा है, ठीक है, कोई सब्जियां वगैरह खा रहा है लेकिन एनिमल सोर्स प्रोडक्ट नहीं खा रहा, तो फिर उसको डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाएंगे। वो हम डिस्कस करेंगे कि ये अलग डिसीज होती है क्या, ये अलग डिसीज है। लेकिन बताइए कोई भी बंदा डायबिटीज के साथ है, डायबिटीज के साथ वो कोई भी एनिमल सोर्स प्रोडक्ट इनटेक ना करता हो और उसको आपके ये वाले सिम्टम नजर आ रहे हो, हम उसे कहेंगे डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। ठीक है, उसके बाद डायबिटिक डायरिया भी होता है। लेकिन हम इधर पढ़ रहे हैं कि आपके पास मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर वो जो बंदा होगा वो एनिमल सोर्स प्रोडक्ट नहीं खा रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वीट, बार्ले, राय वगैरह जो है ना, ग्रेन्स वगैरह वो खा रहा होगा, पहली चीज। अब होता है ये कि आपके पास ये जो सारी की सारी प्रोडक्ट होती है ना, वीट वगैरह, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है ग्लाइडन प्रोटीन। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है ग्लाइडन प्रोटीन। अब ये जाके बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अब ये पहली चीज मैं आपको एक बताता हूं बात, फिर हम दोबारा इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले होता ही है कि हमारी बॉडी में होता है अमोनिया, NH3। अब ये NH3 जो होता है ना, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। इंटेस्टाइन में हमारे पास गट के अंदर कुछ हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को बनाते हैं, और फिर ये अमोनिया करता क्या है, ये आपके पास कुछ प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाता है, और फिर ये जो अमोनिया होता है ये लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और ये चेंज किसमें होता है, यूरिया की शेप में चेंज होता है। बेसिकली बात ये की है कि हमारे पास ये जो अमोनिया होता है इसका काम ये होता है, हमारे पास कुछ इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपके पास अमोनिया बनाते हैं। इसी हम वैसे कहते हैं अमोनिया इज अ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट या नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट। ये एक अमोनिया क्या करता है, ये बैक्टीरियाज बनाते हैं, और ये अमोनिया जो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड होती है उस प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा के बॉडी से उसको एक्सक्रीट करवा देता है। अब हम चलते हैं दोबारा इसकी तरफ। हमने बात की कि सीलियक डिसीज के अंदर जो होता है ना, वो पेशेंट जो होता है वो आपके पास ये वाले वीट, बार्ले वगैरह, राय वगैरह, ग्रेन्स बहुत ज्यादा खा रहा था, वो हिस्ट्री देगा। ठीक है, अब ये करता क्या, जब ये बॉडी में जाता है तो ये चेंज होता है हमारे पास ग्लाइडन प्रोटीन में।
ठीक है। अब ये जब ग्लाइडन प्रोटीन बनती है तो ग्लाइडन प्रोटीन आपके पास, हमने कहा है कि अमोनिया का काम है इसकी ब्रेक डाउन करवाना, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इसमें ग्लाइडन प्रोटीन जब बनती है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम। ग्लाइडन प्रोटीन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम को। तो ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम क्या करता है, ये आपके पास आगे से अमोनिया को वैसे ही रिमूव करवा देता है, यानी अमोनिया को की ब्रेक डाउन करवा देता है। जब अमोनिया की ब्रेक डाउन करवा देता है या गट के अंदर जो बैक्टीरिया पड़े हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा देता है, तो अमोनिया जो होगा वो नहीं होगा, और जब अमोनिया बॉडी में नहीं होगा तो ग्लाइडन प्रोटीन जो होगी बॉडी में, ये वाली जो प्रोटीन होगी इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो बॉडी में ये जो ग्लाइडन प्रोटीन होगी इसका लेवल आपके पास ज्यादा हो जाएगा। और जब आपके पास ट्रांसग्लूटामाइल, दोबारा सुनना मेरी बात, मैंने कहा जो ग्लाइडन प्रोटीन है ये ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम को स्टिमुलेट करवाता है। ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम क्या करता है, ये आपके पास NH3 की ब्रेकडाउन करवाता है, और NH3 की जब ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी जो प्रोटीन है वो आपकी इंटेस्टाइन में ही पड़ी रहती है। जब इंटेस्टाइन में प्रोटीन पड़ी रहती है तो टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जब टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं तो ये ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं किसके अगेंस्ट, इस ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम के अगेंस्ट। तब जब ये ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं इसके अगेंस्ट, फिर आपको क्या होता है, आपको इस सीलियक डिसीज के अंदर एंटी ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम आपको पॉजिटिव मिलता है। ये आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं। हुआ ये, मैंने कहा कि ग्लाइडन प्रोटीन ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम आपके अमोनिया की ब्रेकडाउन करवा देता है। जब अमोनिया ही ब्रेकडाउन हो जाता है तो ग्लाइडन प्रोटीन बॉडी में ज्यादा होगी, तो क्या होगा, टी सेल एक्टिव हो जाएंगे। टी सेल जब एक्टिव हो जाएंगे तो टी सेल क्या करेंगे, ये आपके पास ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बना देंगे। अब जो ऑटो एंटीबॉडीज बनाएंगे वो कौन सी होंगी, वो होंगी HLA-DQ8 और HLA-DQ2। ये हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज बनाएंगे किसके अगेंस्ट, इस ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम के अगेंस्ट। फिर हमें ऑटो, अब देखो ये आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज बनाएंगे। जब ये ऑटो एंटीबॉडीज बनाएंगे तब आपके पास सिम्टम्स क्या होंगे, ये जब हमारे पास ये जो ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी ये क्या करेगी, ये हमारे पास जो विलाय प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन में उसकी एट्रोफी करवा देगी। यानी हिस्टोपैथोलॉजी में जब हम देखेंगे तो आपके पास आपको विलस एट्रोफी मिलेगी, पहली चीज। ठीक है। सेकंड चीज, आपके पास जो होगा ना क्रिप्स क्या होते हैं बताता हूं। अभी क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहान होते हैं, इसका हाइपरप्लाजिया हो जाता है। अब मैं जरा इसकी तरफ चलता हूं फिर दोबारा चलते हैं। देखना होता ये कि हमारे पास, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास है एक सेल, इस सेल के अंदर मेरे पास ये प्रेजेंट है विलाय। ठीक है। अब इस विलाय के दरमियान में मेरे पास ऐसे छोटे छोटे क्रिप्स ऑफ लेबर कोहान पड़े होते हैं। इस क्रिप्स ऑफ लेबर कोहान का मतलब ये होता है, ये करते क्या है, ये आपके पास इस जो सेल्स होते हैं इनका हाइपरप्लाजिया करवाते हैं, यानी इन सेल्स को ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है। लेकिन होता ये है इन द सीलियक डिसीज, ये जो आपके पास विलाय होते हैं इसकी एट्रोफी हो जाती है, और ये जो क्रिप्स ऑफ लेबर कोहान होते हैं इसका हाइपरप्लाजिया हो जाता है। यानी इसका मतलब है आपको फिर इस तरह की शेप नजर आती है, यानी इसका हाइपरप्लाजिया मिलता है, और आपके पास जो विलाय होते हैं वो बहुत छोटे से नजर आते हैं। ये आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी में नजर आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। कहा यह कि सीलियक डिसीज के अंदर क्या हुआ, आपके ग्लाइडन प्रोटीन ने किया, ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम आपको बनाया, उसको स्टिमुलेट किया, और ट्रांसग्लूटामाइल एंजाइम ने आपके अमोनिया की ब्रेकडाउन करवा दी। जब अमोनिया की ब्रेकडाउन करवाई तो ऑटो एंटीबॉडीज बनी, ऑटो एंटीबॉडीज HLA-DQ2 और DQ8 बनी, जो जिन्होंने आपके विलस के अटैक किया और विलस की एट्रोफी करवा दी। जब विलस की एट्रोफी करवा दी तो आपके पास कुछ सेल्स थे क्रिप्स, उनका हाइपरप्लाजिया हो गया। हम कहते हैं विलस एट्रोफी होगी और क्रिप्स का हाइपरप्लाजिया हो गया। साथ हम एक और टर्म यूज करते हैं, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस। आपके पास ये भी सीलियक डिसीज के अंदर मिलता होता है। ठीक है। ये था आपके पास सीलियक डिसीज के अंदर आपकी ये चीज, ये तीन बातें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता ये है कि आपके पास इस विलर डिसीज के अंदर आपके पास डिस्टल ड्यूडिनम पार्ट और आपके पास प्रोक्सिमल ड्यूडिनम पार्ट बड़ा इन्वॉल्व होता है। पहली चीज मैं अब यहाँ बता देता हूं कि आपके पास सीलियक डिसीज के अंदर वो जब एमसीक्यू डिस्कस करेगा वो डिस्टल ड्यूडिनम का पूछ सकता है, प्रोक्सिमल ड्यूडिनम का पूछ सकता है, और सीलियक डिसीज के अंदर कभी भी जो है ना वो इलियम इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया। अभी हम एक डिजीज पढ़ेंगे जिसे हमने कहा था ट्रॉपिकल स्पूर। सीलियक डिसीज का दूसरा नाम है सीलियक स्पूर। ठीक है। लेकिन हम डिसीज पढ़ेंगे उसका नाम था ट्रॉपिकल स्पूर। ट्रॉपिकल स्पूर के अंदर जो आपका इलियम है वो इन्वॉल्व हो जाता है लेटर, लेकिन सीलियक डिसीज के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। पहली चीज ये थी। सेकंड चीज मैं कहता हूं कि सीलियक डिसीज को आप कभी भी एंटीबॉडी यानी उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स के साथ आप ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट भी करते हो तो फिर आपको फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगी। लेकिन जब हम ट्रॉपिकल स्पूर की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल स्पूर के अंदर वो ऑटो एंटीबॉडी जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इजीली ट्रीट हो जाएगी। ठीक है। ये था हमारे पास सीलियक डिसीज।
अब सीलियक डिसीज की हमने बात की कि हमारे पास इसमें आपको विलाई की इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास वो एक पिक्चर देगा, उस पिक्चर के अंदर वो विलस का एट्रोफी बताएगा, ठीक है, और साथ क्रिप्स ऑफ लेबरकोहान का हाइपरप्लाजिया। तो ये आपके पास जो डिसीज होती है ये आपकी आती है सीलियक डिसीज के अंदर। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है, उसका याद रखना है कि ये जो बंदा होगा आएगा सिम्टम, सारी बात है वो ये वाले मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले लेके आएगा, लेकिन साथ वो ये बता देगा कि आपके पास वो जो था ना वो एनिमल सोर्स प्रोडक्ट बिल्कुल भी इंटेक नहीं कर रहा, उसकी नेचुरल डाइट है, वो फार्मर है वगैरह, ठीक है, और वो एनिमल सोर्स प्रोडक्ट बिल्कुल भी इंटेक नहीं कर रहा, तो हम फिर इसको सीलियक डिसीज के अंदर लाएंगे। ठीक है, आपकी जी ये बात। अच्छा, अब उसके बाद अब हम कहते हैं कि उसके बाद सीलियक डिसीज के बाद हमारे पास सेकंड डिसीज आती है लैक्टोज डेफिशिएंसी। अच्छा, अब इससे पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज। जी जी बोल रहे हैं। अब ये लैक्टेज करता क्या है, इसका काम होता है कोई भी हम जब मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं ना, आइसक्रीम वगैरह होगी, ठीक है, उसके बाद मिल्क हो गया, ठीक है, बटर हो गया, जब भी हम कोई डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं ना, उसकी ब्रेक डाउन करवाना, उसकी एब्जॉर्प्शन करवाना, उसकी जो है ना वो ब्रेक डाउन करवा के उसकी एब्जॉर्प्शन करवाना, वो काम होता है हमारे पास लैक्टेज एंजाइम का। लेकिन एक ऐसे बच्चे में, लेकिन एक बात बता दूं, ये आपके पास ज्यादा होते हैं न्यू इन्फेंट, ठीक है। अब ये आपके पास जो इन्फेंट होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें हमारे पास लैक्टेज जो एंजाइम होता है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब हमारे पास लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो फिर आपके पास ये मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अब इनको सिम्टम्स क्या आते हैं, देखना, वो कहेगा कि एक बच्चा आपके पास आया, उसका वेट लॉस है, ठीक है, उसका जो है वो पहले जो था ना, मैं बताता हूँ, पहले जो था वो आपके पास मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल ले रहा था, ठीक है, उसने जो है ना वो 1 साल तक बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट लिया है, लेकिन हुआ ये कि सेकंड ईयर में आके उसको वेट लॉस हो रहा है, उसको फ्लैटुलेंस के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको बार बार डायरिया हो रहा है, ठीक है, और वो भी इन्फेक्शनल डायरिया हो रहा है, उसको स्टीराटोरिया हो रहा है, ठीक है, ये वाले जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो आपको उसको नजर आ रहे हैं। जब हम देखेंगे कि वो बच्चा है, ठीक है, सेकंड दूसरे साल का या पहले साल का है, और उसको ये वाले सिम्टम नजर आ रहे हैं, और ये सिम्टम भी कब आ रहे हैं, डायरिया भी कब हो रहा है, डायरिया तब हो रहा है जब हम उसको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट देते हैं, फिर हमें कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज, ये हमारे पास है लैक्टेज डेफिशिएंसी। पहली चीज आपकी बात ये आ गई। सेकंड चीज, आप लेबोरेटरी रिपोर्ट से कैसे करोगे, याद रखना इसमें जो आपके होता है ना वो सीरम ओस्मोलैलिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो होता है ना पीएच वगैरह, सीरम पीएच होती है, ये आपके पास कम होती है, ये आपके पास लैक्टेज के अंदर लेबोरेटरी रिपोर्ट्स कुछ आती हैं। अब सीरम ओस्मोलैलिटी हमारे पास क्यों ज्यादा होती है, कि देखो हमारे पास हो ये रहा है कि जब भी वो मिल्क प्रोडक्ट खाता है ना, जब भी वो मिल्क प्रोडक्ट खाता है तो मिल्क जो होता है वो आपके पास सीरम के साथ मिलता है, साथ जो प्रोटीन होती है वो अकुमुलेट होती है, और वो उस बॉडी की ओस्मोलैलिटी को बढ़ा देती है, फिर बॉडी की जो होती है ना जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से उसको डायरिया हो जाता है। लेकिन आपको लैक्टेज के अंदर, आपको फिर लैक्टोज डेफिशिएंसी के अंदर सीरम ओस्मोलैलिटी जो होती है ये आपको ज्यादा मिलती है, उसके बाद जो आपको सीरम पीएच जो होती है ना वो आपको कम मिलती है, और एक और बात, इसमें आपको स्टूल जो ओस्मोलैलिटी होती है ना वो भी आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसे बंदों में जो होता है ना वो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ओस्मोलैरिटी बॉडी की ज्यादा हो जाती है, इस वजह से लैक्टेज डेफिशिएंसी के अंदर आपको कभी भी डायग्नोज करना हो, पहली तो बात आप इस चीजों से डायग्नोज करोगे, सेकंड चीज आप इससे करोगे, सीरम ओस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, स्टूल की ओस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, उसके बाद जो होता है ना सीरम पीएच उसकी बॉडी की कम होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है। अच्छा, इसमें मैं कह रहा हूँ सीरम पीएच कह रहा हूँ इसको, ये हमारे पास स्टूल की पीएच, सॉरी सीरम पीएच नहीं, स्टूल की पीएच होती है ना वो कम होती है, और देखो अगर हमारे पास स्टूल की पीएच कम होती है, इसका मतलब है स्टूल में जो होता है ना वो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है आप जब देखोगे तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा इन द स्टूल। ये थे हमारे पास लैक्टेज डेफिशिएंसी के अंदर ये वाले सिम्टम्स, कि आपके पास ये बंदा आएगा, उसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स लेके आएगा, सीरम ओस्मोलैलिटी, ठीक है, उसके बाद स्टूल की ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, उसके बाद स्टूल की जो पीएच होगी वो आपके पास कम होगी, स्टूल की पीएच कम होगी तो इसका मतलब है कि बॉडी की पीएच ज्यादा होगी, और बॉडी की पीएच ज्यादा होगी तो इसका मतलब है बॉडी में एसिडिटी कम होगी, और बॉडी में अगर एसिडिटी कम होगी तो अल्कलोसिस हो सकता है, अगर आपको रेनल थोड़ा सा याद है तो, ठीक है, ये था आपके पास लैक्टेज डेफिशिएंसी का। अब उसके बाद अच्छा एक और बता दूं, होता ही है कि इसमें इसके अंदर कि देखो हमारे पास ना इसके अंदर लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। अब इसका मतलब क्या, जब हमारे पास देखो लैक्टेज एंजाइम नहीं है, जब लैक्टेज एंजाइम नहीं ना होता बॉडी में, तो देखो जब भी वो कोई मिल्क प्रोडक्ट खाता है ना, तो होता ये कि हमारे पास जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो आपके पास देखो कोई भी उसने लैक्टेज चीज खाई, फॉर एग्जांपल उसने लैक्टोज लिया, ठीक है, जो गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं ना वो इस लैक्टोज को करते हैं, वो इस लैक्टोज को बॉडी में ही पोटेशियम में कन्वर्ट करवा देते हैं। जब बॉडी में पोटेशियम में कन्वर्ट करवा देती है ना, तो फिर बॉडी में हमारे पास डायरिया हो जाता है, और हम इसको इन्फेक्शनल डायरिया इस वजह से कहते हैं, ड्यू टू बैक्टीरियाज हुआ है।
ठीक है, ये आपके पास होता है, इस वजह से फिर आपको जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो आपको मिलती है लैक्टेज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट आपको यहाँ पॉजिटिव मिलता होता है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट बात। और इसमें वो पूछता है कि हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, स्टूल की जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपको ज्यादा मिलती है, स्टूल की जो पीएच है वो आपको कम मिलती है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी आपको ज्यादा मिलती है, तो ये कौन सी डायग्नोज है? फिर आप इसके बगैर ही बता सकते हो कि हमारे पास लैक्टोज डेफिशिएंसी है। ठीक है, लैक्टेज डेफिशिएंसी है। और इस में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो इसमें ये थी कि हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिलता होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। अब पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी तो वैसे तो एंड पे पढ़ना चाहिए था जब हमने पैंक्रियाज को टॉपिक पढ़ना है, लेकिन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में बता दूं होता ही है कि एक बात याद रखना कि वो आपके पास क्या करेगा, वो आपके पास कोई बंदा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस वाला आ सकता है। ठीक है, अभी मैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस को डिस्कस नहीं करूंगा, वो बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस वाला बंदा आ सकता है, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बंदा आ सकता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की हमने बात ही करी थी कि आपके पास जो सीलिया होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से इसके अंदर एक सिंड्रोम आता है केराटोजेनेट सिंड्रोम। केराटोजेनेट सिंड्रोम क्या होता है? जो आपका हार्ट होता है वो राइट साइड पे चला जाता है, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, उसकी वजह से एक बंदा उसके बाद उसको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, यानी कोई भी बच्चा आता है डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ, उसे हम कहते हैं केराटोजेनेट सिंड्रोम। और केराटोजेनेट सिंड्रोम भी आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आते होता है। ठीक है, हम इसकी कंडीशन को ही कहते हैं, एसोसिएट करता है ये। अच्छा, अब पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर होता क्या बेसिकली? ये हमने मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इसमें देखो मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर देखो होता ही है कि आपके पास कुछ विटामिन होते हैं ए, ठीक है, डी, ई और के, और मैंने कहा कि आपके पास होते हैं विटामिन B12। ठीक है, अब इन विटामिन्स की ना यानी काजिज की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, हमने बात की थी कि पैंक्रियाज के अंदर कुछ एसिनार सेल्स होते हैं जिसका काम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ अमाइलेज होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास लाइपेज होते हैं, कुछ हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो होता है पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करवाते हैं, और पैंक्रियाज फिर क्या करता है, वो सेल्स को निकाल के वो एम्पुला ऑफ वेक्टर के थ्रू डिडनम के सेकंड पार्ट में फेंक देता है। अच्छा, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर जो आपके पास पैंक्रियाज के जो एसिनार सेल्स होते हैं ना, उनका फंक्शन रुक जाता है, और जब उसका फंक्शन रुक जाता है तो पैंक्रियाज के अंदर अमाइलेज, ठीक है, आपके पास जो लाइपेज है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूक्लियस जो होता है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर आपके पास, हम वैसे ये डिफरेंस करते हैं एक्यूट के अंदर और क्रोनिक के अंदर। ठीक है, एक्यूट के अंदर आपके पास जो अमाइलेज और लाइपेज होता है उसका लेवल बड़ा हाई होता है, क्योंकि पैंक्रियाज के सेल्स के अंदर और लाइपेज और अमाइलेज बड़ा ज्यादा हो जाता है और वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं कि अमाइलेज और लाइपेज का लेवल आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्रोनिक के अंदर आपको अमाइलेज और लाइपेज का लेवल कम मिलता होता है, नॉर्मल मिलता होता है। वैसे ये टॉपिक जो है ना वो अलग है। अच्छा, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर हमने बात की कि आपके पास जो एसिनार सेल्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट नहीं होते। अब एसिनार सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है? ये हमारे पास कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और आपके पास जो होता है विटामिन B12। अच्छा, अब ये जो हमारे पास होता है इसके अंदर ये जो विटामिन होते हैं, इनके ना इनटेक करने की वजह से, यानी देखो फॉर एग्जांपल हुआ ये है कि उसने कहा है कि आपके पास एक बंदा है, उसका हमने जो ड्यूडिनम है ना उसको ट्रांसजेक्ट करवा दिया। जब हमने ड्यूडिनम को ट्रांसजेक्ट करवा दिया तो आपके पास जो विटामिन B12 होता है ना वो आपके पास एब्जॉर्ब होता है यहाँ आके। उसके बाद कुछ विटामिन के होते हैं, ये आपके पास बनते हैं लीवर में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ए, डी और ई होते हैं, ये आपके पास एब्जॉर्ब किधर होते हैं? आपके पास ड्यूडिनम के पार्ट में होते हैं। यानी आपके पास कोई भी हिस्ट्री दे पोस्ट सर्जिकल, अगर तो पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री के साथ कोई भी आता है तो उसके बाद वो कहता क्या है, वो आपके पास मेल अब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स लाता है। यानी फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक बंदा था, ठीक है, उसको आया है हाइपर कैराटोसिस। हाइपर कैराटोसिस कहता है जो आईज हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाले जो लेयर्स होते हैं उसके ऊपर हमारे पास व्हाइट स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, उसे कहते हैं हाइपर कैराटोसिस। ठीक है, आपके पास कोई भी आपके पास आया हाइपर कैराटोसिस के साथ आ सकता है। ठीक है, पहली चीज यानी एक सिम्टम लेके आया हाइपर कैराटोसिस के साथ। सेकंड चीज वो कहता है कि इस बंदे का जो है ना वो मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया है। थर्ड वो कह सकता है इसका जो पीटीटी लेवल है ना वो ज्यादा है। पीटीटी लेवल हम उसमें चेक करते हैं जब हमारे पास जो है ना वो कोआगुलेशन फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, पीटीटी फैक्टर जो होता है वो आपको ज्यादा है। तो आप लोगों ने देखा कि ये कुछ विटामिन्स की बात कर रहा है, इसमें वो काफी क्वेश्चन करता है, वो सिर्फ एक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आपके पास एक बंदा आया, ठीक है, उसका जो है ना वो क्लोटिंग फैक्टर डिस्टर्ब है, यानी उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वो नॉर्मल होता है 2 से 7 मिनट, यानी ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो गया है। उसके बाद वो कहेगा उसका जो पीटीटी का लेवल है या फिर पीटी का लेवल है ये आपके पास ज्यादा है। उसके बाद वो कहेगा कि आपके पास इसके अंदर, यानी कोई भी कह सकता है इसको क्रिसमस डिसीज है, या कह सकता है इसको जो है ना हीमोफीलिया एड डिसीज है, ठीक है, या वोन विलियन फैक्टर डिसीज है, हीम की डिसीज कह सकता है। हम उसे कहेंगे कि ये आपके पास है विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। और विटामिन के का डेफिशिएंसी होने की वजह से अगर आपके पास साथ मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स यानी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, हम उसे कहेंगे पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी।
ठीक है, यानी मैंने आपको कहा कि कोई भी देखो वो कहता है, अगर विटामिन बी12 की बात करें, फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि एक बंदा आया है, उसका जो है ना वो हमें एमसीवी वो आपको मिला है ग्रेटर देन 100, ठीक है। उसके बाद वो कहे कि उसका जो एमसीएच है ना वो आपको मिला है ग्रेटर देन 35, ठीक है। अगर वो कहे कि उसका जो है ना परनीशियस अनीमिया मिला है, ठीक है, यानी अनीमिया के आपको सिम्टम्स ले, तो आपको ध्यान रखना है कि 100 से ज्यादा है, इसका मतलब है ये मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया है। और उसके साथ वो आपके पास मेल अब्जॉर्प्शन सिम्टम्स बताए थे जो हमने पढ़े थे, डायरिया वगैरह, ठीक है, उसके बाद स्टीराटोरिया वगैरह, तो हमें डायग्नोस होनी चाहिए, हमारे पास पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब और चलते हैं, वो कहे कि आपके पास हाइपर कैरेटोसिस है, यानी वो कहे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के आपको सिम्टम्स बताए, आई के सिम्टम्स बताए, ठीक है, वो कहे नाइट ब्लाइंडनेस है, वो कहे कलर ब्लाइंडनेस है, उस वजह से फिर आपके पास साथ वो मेल अब्जॉर्प्शन सिम्टम्स लाए, हम कहेंगे पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, ठीक है। ये आपके पास थी सारी बातें जो आपने याद रखनी है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के साथ, ठीक है। इसके मैं जो है ना क्वेश्चन वो शेयर करूंगा आपके साथ कि वो अलग-अलग भी पूछ सकता है कि विटामिन ए है की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ई की और के की, बी12 की, ठीक है। और इसकी वजह से अगर साथ मेल अब्जॉर्प्शन की ला सकता है, तो फिर वो आपके पास जो होता है वो इसके अंदर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर आता होता है, ठीक है। अब इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस करने का मतलब क्या है, वो होता है हमारे पास डी ज़ाइलोज टेस्ट। अब डी ज़ाइलोज टेस्ट हमने पढ़ा ये था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को करवा रहे थे, मोनोसैकेराइड्स की ब्रेकडाउन करवा रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि ये डी ज़ाइलोज टेस्ट बताता है कि आपकी बॉडी की जो शुगर है वो ब्रेकडाउन हो रही है। और सीलियक डिसीज के अंदर आपको बता दूं, जो डी ज़ाइलोज टेस्ट होता है वो एबनॉर्मल आता है, लेकिन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर जो हमारे पास डी ज़ाइलोज टेस्ट है, ये आपके पास नॉर्मल आता है। क्योंकि क्योंकि जो शुगर है वो आपके पास ब्रेकडाउन हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर। अगर तो इंटेस्टाइन अफेक्ट होगी ना, फिर तो शुगर हम आपके पास ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है। और तो डी ज़ाइलोज टेस्ट है ना, ये आपको एबनॉर्मल मिलेगा। जैसे हमारे पास सीलियक डिसीज के अंदर है, क्योंकि सीलियक डिसीज के अंदर विलस की एट्रोफी हो गई है। जब विलस की एट्रोफी हो गई है तो इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा, और इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा तो शुगर ब्रेकडाउन नहीं हो रही, शुगर ब्रेकडाउन हो रही है तो हमें डी ज़ाइलोज टेस्ट एबनॉर्मल मिल रहा है। लेकिन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर आपके पास डी ज़ाइलोज टेस्ट आपको नॉर्मल मिलता होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के साथ वो इंटेस्टाइन की भी हिस्ट्री, कह सकते हैं डी ज़ाइलोज टेस्ट आपको एबनॉर्मल है, क्योंकि डी ज़ाइलोज टेस्ट आपका सजेस्ट ये करता है कि आपकी बॉडी की जो शुगर है, मोनोसैकेराइड है, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, वो आपके पास ब्रेकडाउन हो रही है। नॉर्मल इसलिए है कि देखो, नॉर्मल इसलिए है कि आपके पास देखो इसके अंदर कोई भी ब्रेकडाउन का मसला नहीं बन रहा। मैं कहता हूं कि इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास हमने कहा था चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, GLUT2 होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की ब्रेकडाउन करवाना, ठीक है। उसको आपके पास चेंज करवाना, यानी ग्लैक्टोज को, ठीक है, ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को आपके पास ब्रेकडाउन करवाना और इसको चेंज करवाना, ये हमारे पास था इसका इसका काम। लेकिन इस पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर आपके पास मसला किधर बना है, पैंक्रियाज के एसिनार सेल्स के अंदर, ठीक है। यानी पैंक्रियाज की जो हमारे पास सेल्स है ना, इनके अंदर आपको मसला बना है। और ये जो विटामिन होते हैं ना, ये एसिनार सेल्स को स्टिमुलेट करवाने में बड़ा हेल्प करते हैं। जब ये विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो एसिनार सेल्स स्टिमुलेट नहीं करेंगे। जब एसिनार सेल्स स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो इसमें आपका शुगर तक कोई रोल नहीं है, ठीक है। शुगर तो ब्रेकडाउन आपकी इंटेस्टाइन ने करवानी है, किसी विटामिन ने नहीं करवानी। इस वजह से आपको जो डी ज़ाइलोज टेस्ट है ना, ये आपको इधर नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। ये आपकी बड़ी बात है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर आपके पास फिकल के अंदर आपके पास इलास्टेज जो है ना वो एंजाइम आपको मिलेगा, ठीक है। इलास्टेज एंजाइम आपको फिकल के अंदर मिलेगा ड्यू टू पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। ये आप लोगों ने इस तरह याद रख लेना है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, अब आता है ट्रॉपिकल स्पूर। हमने कहा था कि सीलियक स्पूर और ट्रॉपिकल स्पूर का हम डिफरेंस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो। मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है सीलियक स्पूर, ये हमारे पास है ट्रॉपिकल स्पूर। सीलियक स्पूर के अंदर क्या हुआ था, आपकी विलस की, अच्छा हम सिम्टम्स की बात करते हैं। हमने कहा था कि इसके अंदर क्या हुआ था, सीलियक स्पूर के अंदर हमने बात ही करी थी कि इसके अंदर आपके पास जो विलस है इसकी एट्रोफी हो रही थी, जो हमारे पास क्रिप्स था उसका हाइपरप्लाजिया हो रहा था, और आपके पास कुछ इंट्रा एपिथेलियम न्यूप्लाज्म या इंट्रा एपिथेलियम लिम्फोसाइटोसिस मिल रहे थे। ऐसे ही आपके पास ट्रॉपिकल स्पूर के अंदर भी होगा। लेकिन देखो, होता ही है कि इसके में कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं थी हुई, लेकिन इसके अंदर आपके पास विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी B9 की हो सकती है, या B12 की हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल स्पूर वाला बंदा मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया या मैक्रोसिटिक अनीमिया वाले सिम्टम्स लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास विलस की एट्रोफी हुई, क्रिप्स का हाइपरप्लाजिया हुआ, इंट्राएपिथेलियम हुआ। लेकिन ट्रॉपिकल स्पूर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो आपके पास सिम्टम्स क्या देगा, उसके अंदर वो कहेगा जो फोलेट है उसकी डेफिशिएंसी होगी, वो कहेगा विटामिन जो B12 है उसकी डेफिशिएंसी होगी, पहली बात, ठीक है। उसके बाद वो आपके पास सिम्टम्स सेम देगा, जो आपके पास सीलियक स्पूर के मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के सिम्टम्स होंगे वो आपके पास ट्रॉपिकल स्पूर के होंगे सेम,
लेकिन सेकंड चीज, आपके पास जो सीलियक डिसीज है इसके अंदर जो इलियम होगी ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, डिस्टल ड्यूडेनम एंड प्रोक्सिमल ड्यूडेनम इन्वॉल्व होगा। लेकिन ट्रॉपिकल स्पोर के अंदर आपके पास विद द टाइम आपकी इलियम भी इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होगा और अनीमिया पूरी बॉडी में फैलता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इलियम भी इन्वॉल्व होगी, रेक्टम भी इन्वॉल्व हो सकती है, कोलोन भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कुछ कैंसर्स भी होते हैं, हमारे पास कार्सिनोमास भी डेवलप करते हैं। अच्छा, सीलियक स्पोर की हमने बात की कि ये जो होता है ये आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते, या करोगे तो आप एंटीबायोटिक्स के साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना वो कुछ थोड़ी थोड़ी तौर पे उसको कम कर सकते हो, लेकिन ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन ट्रॉपिकल स्पोर वाले बंदे में आप एंटीबायोटिक्स के साथ ये आपके पास इसको इजीली ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपके पास ट्रॉपिकल स्पोर का और इसका स्पोर। लेकिन ट्रॉपिकल स्पोर का मैंने आपको बताया कि ये आपके पास फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से है। यानी कोई भी बंदा आपके पास सिम्टम्स लेके आ रहा है ये और उसके साथ वो स्टियाटोरिया वेट लॉस वगैरह कह रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये है ट्रॉपिकल स्पोर। और अगर कोई कहे कि हम इसको, तो फिर इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी के अंदर भी तो विटामिन बी 12 आ सकता है और इसके अंदर भी आ सकता है। तो इसका डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो होता है ना इसके अंदर वो इसका बताएगा फिकल इलास्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, साथ वो कहेगा डिजाइलोस टेस्ट नॉर्मल है, और इसके अंदर वो ये बात नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास आ गई ये बात। और एक बात बता दूं कि जब भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जरूर आते हैं कॉम्प्लिकेशन के साथ। इस वजह से जो बी 12 के साथ वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का जरूर बताएगा। ये आपके पास थे ट्रॉपिकल स्पूर आ गया, सीलियक स्पूर आ गया, पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक डिसीज आती है विपल डिसीज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है। अच्छा, होता ये है कि देखना हमारे पास जो है ना इंटेस्टाइन में हमने बात की थी हमारे पास म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा की लेयर्स होती हैं, उसमें हमारे पास म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है और लेमिना प्रोप्रिया होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ना हम जब पढ़ेंगे ना विपल डिसीज, पहली बात आपको बता दूं कि जो विपल डिसीज है इसके अंदर आपके पास होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइपेनोसोमा विपलराई। ठीक है, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, हम पैरासाइट में भी कहते हैं और बैक्टीरिया में भी। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव होता है। जो विपल हमारे पास डिसीज होता है इसमें आपके पास पेनोसोमा विपलराई जो होता है ये आपके पास करता है, ये जाके आपके पास इंटेस्टाइनल विलाय में जाता है और पहली बात ये इंटेस्टाइनल विलाय को डैमेज करता है। जब इंटेस्टाइनल विलाय डैमेज हो जाता है फिर सेकंड पे जाके ये इंटेस्टाइनल लेमिना प्रोप्रिया को डैमेज करता है, लेकिन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा स्पेयर रहते हैं। ये चीज आप लोगों ने इधर याद रखनी है, ये बात, क्योंकि आप लोग इसी तरह ही डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा डिसीजेज होती हैं तो कोई एक बात तो याद रखो जो बाकियों से डिफरेंट हो। ठीक है, इसलिए मैं जो है ना वो डिफरेंस बताता हूँ ताकि जब क्वेश्चन आए तो डिफरेंस को देख के सवाल सोल्व करो, क्योंकि अब स्टियाटोरिया वेट लॉस वगैरह डायरिया कॉन्स्टिपेशन तो सब में आएगा। अच्छा, इसके अंदर आपके पास इंटेस्टाइनल विलाय या इंटेस्टाइनल विलाय की बात नहीं करता तो वो कहेगा इंटेस्टाइनल लेमिना प्रोप्रिया, या वो कहेगा कि आपके पास म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा स्पेयर है, उसके साथ ऐसे बंदे को डायरिया वाले सिम्टम आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो ये था विपल डिसीज। अब इसके बाद इसमें लेकिन विपल डिसीज के अंदर आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो वो जरूर डिस्कस करेगा। वो आपके पास कहता है आपके कैन के साथ ऐसी बुक में लिखा होगा। आपके पास आते हैं कुछ कार्डियोलॉजिकल, कुछ आते हैं आर्थरेल्जियाज, कुछ आते हैं न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, ये आपके पास कुछ डिजीजेज आएंगी। देखो फॉर एग्जांपल वो कहता है ये कि एक पेशेंट आया, ठीक है, उसके अंदर लेमिना प्रोप्रिया, या वो ये कह सकता है कि वो कार्डियक मसला था उसको, ठीक है, उसको जॉइंट पेन का मसला था, या वो कह सकता है उसको कोई न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक मसला था। ठीक है, उसके साथ वो कहेगा कि उसको इन्फेक्शन हुआ ट्राइपेनोसोमा विपिलाई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर आपके पास जो स्टेन आपको पॉजिटिव मिलता है वो आपको मिलता है पास स्टेन पॉजिटिव। अच्छा, मैं आपको ये इस डिसीज के बाद कुछ स्टेन्स का भी बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास देखो कोई कहेगा कि आपके पास कार्डियक हिस्ट्री के साथ आ सकता है, जॉइंट पेन के साथ आ सकता है, न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक मसले के साथ आ सकता है। इसके साथ वो कहे कि आपके पास पास का स्टेन जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो कहेगा कि इसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएगा। आप कहोगे इसके अंदर आपको इंटेस्टाइनल लेमिना प्रोप्रिया का डैमेज नजर आ सकता है, ठीक है, विद म्यूकस एंड सब म्यूकोसल स्पेयर। ठीक है, या आप कहेगा इंटेस्टाइनल विलाय डैमेज, इंटेस्टाइनल लेमिना प्रोप्रिया डैमेज विद म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा स्पेयर। ठीक है, और साथ वो पास्ट टेन पॉजिटिव कहेगा। वो कभी कभी जो है ना वो डिसीज का डिस्क नाम भी नहीं लेता, वो कहता है आप ये बताओ कि आपके पास जो है ना वो सिम्टम्स ये हैं, ठीक है, स्टेन आपको ये पॉजिटिव मिल रहा है, अब आप ये बताओ कि इस डिसीज के अंदर कौन सा लिंक्ड होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। फिर हमें हिस्टोपैथोलॉजी को पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या आते होते हैं। ठीक है, वैसे एनएलई में जो है ना वो डिसीज का ही डिस्कस कर देता है कि वो कहेगा कि इंटेस्टाइनल लेमिना प्रोप्रिया जो होता है किसमें डैमेज होता है, विपल डिसीज के अंदर। ट्राइपेनोसोमा विपल के अंदर आपको कौन सा स्टेन मिलता है, आपको पास पॉजिटिव स्टेन मिलता है। ठीक है, वो इसी तरह ही आपको इसमें बता देता होता है। अच्छा, ये था हमारे पास इसमें बात। अब उसके बाद हमारे पास स्टेन आते हैं कुछ। एक हमारे पास होता है सूडान 3 स्टेन, ठीक है, एक आपके पास होता है सूडान 2 स्टेन, एक आपके पास होता है पास स्टेन।
अच्छा, कभी भी पास स्टेन पॉजिटिव मिले ना, तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर आपके पास कोई भी इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है या पैरासाइट ने इन्फेक्शन किया है या कोई इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन किया है, लेकिन इस इन्फेक्शन के साथ आपके पास कोई ना कोई सेवेरिटी आ रही है। सेवेरिटी मतलब कि कोई भी आपके पास स्टोन ये हो सकता है गाल स्टोन हो, ठीक है, गाल स्टोन हो, हम एक कंडीशन पढ़ेंगे गाल स्टोन इलियस। अच्छा, गाल स्टोन हो सकता है, ये हो सकता है उससे कोई फिस्टूला हो, ठीक है, ये हो सकता है उसको इन्फेक्शन के साथ, जैसे हमने बात की, कोई साइकेट्रिक मसला हो सकता है, कोई उसके बाद लिगामेंट डैमेज हो सकता है, जॉइंट का पेन हो सकता है, कोई उसके बाद हार्ट का मसला, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह हो सकता है। हम इसमें पास स्टेन देखते हैं। उसके बाद आता है सुडान 3 स्टेन एंड सुडान 2 स्टेन। सुडान 3 और 2 स्टेन जो है ना, ये आपके पास देखते हो जब आपके पास मेल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, आपके सुडान 3 और सुडान 2 स्टेन को आप देखते हो। अच्छा, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सुडान 3 स्टेन। जब आपके पास देखो, होता ये है कि जब आप कुछ खा लो उसके बाद आपको डायरिया हो रहा, तो फिर आप जो स्टेन चेक करते हो ना स्टूल के अंदर, वो होता है सुडान 3 स्टेन। इसे हम कहते हैं स्टूल सुडान 3 स्टेन। जो स्टूल सुडान 3 स्टेन होता है, या हम कहते हैं सुडान स्टूल 3 स्टेन। ये जो होता है ना, ये आप ऐसे बंदों में देखते हो, ठीक है, इसके अंदर फिर आपको स्टूल के अंदर ना कुछ प्रोटीन्स मिल रही होती हैं, जबकि हमने बात किया कि प्रोटीन जो होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। जब डाइजेस्ट नहीं होती, फिर आपको स्टूल के अंदर ये मिल रही होती है। फिर हम इस स्टेन के अंदर देखते हैं सुडान 3 स्टेन, और ये आपको बताइए ये आपके पास मेल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स के लिए होते हैं। और सुडान 2 जो होता है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बेसिकली उस वक्त होता है कि जब कोई भी एक्यूट कंडीशन हो, यानी उसको मेल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर ना हो, ठीक है। वैसे ही स्टडी के लिए बेसिकली पहले जो है ना वो सुडान 2 स्टेन इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है ना हर डिसीज के अंदर वो कहते हैं कि सुडान स्टूल 3 जो है ना स्टेन वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ टूल स्टेन्स की ये वाली बात, ठीक है। ये थे हमारे पास मेल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने टाइम भी इसलिए लिया, इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ, हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस रह गई थी, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मीटिंग चलो फिर ना वो सेंड कर दो, मीटिंग सेंड करो।